नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूनान का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लंदन में 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत हुई, लंदन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो हेम्फ्री डेवी ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई। राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई। 1931 ईस्वी को राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है। तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पे, किसानों पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र ने किस रचित किया है। किसे रचित किया है। बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया है। तो राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
चीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस में। रूस में। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। प्रश्न है, विश्व में प्रश्न है विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो लेनिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेनिन ने। अगला प्रश्न है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ट्रस्टकी ने। अगला प्रश्न देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्यतः था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य था तो कोयना बांध। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोयना बांध के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आता है। अगला प्रश्न है, बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप आया था 1934 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, हिंसा नहीं है, यह मानव के द्वारा क्या होता है, भूकंप प्राकृतिक है, सुखाड़ प्राकृतिक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस सदृश किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय। यह मानव जनित कहीं कहीं होगा दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय। अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रिएक्टर स्केल से। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी
कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो प्रश्न है कि डॉक्टर दांत को देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब यानी बड़ा इमेज बना करके देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयोग अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। ऑप्शन नंबर आपका। प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रश्न है आपका अगला, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निर्वात में। किस में होती है? निर्वात में। अगला प्रश्न है आपका, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, v/u। m बराबर होता है आवर्धन, v/u। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हीरा का। अगला प्रश्न है आपका, किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, किसी कार में अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है आपका, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना चाहिए। प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो अभी तुरंत पूरे पढ़े हैं 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। अगला प्रश्न है आपका, एक्स किरणें की अपेक्षा गामा किरण की आवृत्ति होती है। तो एक्स किरण की अपेक्षा गामा किरण की आवृत्ति होती है अधिक। ऑप्शन नंबर बी यानी खो अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जिन 2 वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं। जिन 2 वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त होते हैं तो उन्हें कहते हैं
संपूरक वर्ण क्या कहते हैं? संपूरक वर्ण कहते हैं। प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, वस्तु की ओर वाला लेंस कहलाता है, अभिदृश्यांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर गो सही है। अगला प्रश्न है, बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो दूरबीन का। ऑप्शन नंबर को, दूरबीन का बहुत दूर देखने के लिए विवरण का व्यवहार किया जाएगा क्या? दूरबीन का। अगला प्रश्न है आपका, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। बहुत छोटी वस्तु को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गो, सूक्ष्मदर्शी का। बहुत छोटी सी वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का। अब बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए दूरबीन का। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी खो, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है उत्तल लेंस। प्रश्न है, दूध में खला क्या है? तो आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है, तो तारामंडल है। ओरियन क्या है? तारामंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को, लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट। लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, श्वेत वामन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर घो, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी बी बिल्कुल सही है, बुध और शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, बुध और शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है शुक्र। निम्नलिखित में किसके केंद्र पर सूर्य है? सौरमंडल के केंद्र पर सूर्य है। बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गैलीलियो ने। स्टैन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ऑप्शन को यानी ए समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर को सही है, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ है। तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
आपका दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में लौटा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर गो सही है, ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर गो सही है, बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है आपका, काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862 ईस्वी में हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर घो रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है, आदि शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टाई। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया। ऑप्शन नंबर घो। अगला प्रश्न है, लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन। लोहे का परमाणु संख्या है? लोहे का परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। तो अगर आप बी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि लोहे का संकेत क्या होता है, तो लोहे का संकेत होता है Fe। लोहे का संकेत होता है Fe। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से
काटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, सोडियम Na। अगला प्रश्न है आपका, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, H2। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्षारीय धातु होते हैं। आवर्त के प्रथम वर्ग में कौन से धातु पाए जाते हैं? क्षारीय धातु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जिंक। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है, ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है तो द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ब्रोमीन ओ धातु क्या है? द्रव्य धातु है। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि वह सोडियम जो है ना मुलायम होता है, इसलिए उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, P4। अगला प्रश्न आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो क्या है? तो वह है मुलायम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाले सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो 22 कैरेट का होता है। आभूषण क्या बनता है? 22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है और वह मुलायम होता है, तो उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आभूषण जब भी बनता है तो वह 22 कैरेट का ही बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सोडियम को केरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल में रखा जाता है, सोडियम को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अम्लीय यानी कि 7 से कम, तो 5.6 से कम, 5.6 से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है?
तो प्रश्न कर रहा है जब चींटी किसी को जब काट लेता है तो उसमें कौन सा अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मेथोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए मेथोनिक अम्ल छोड़ देता है। अगला प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टमाटर में। अगला प्रश्न आपका कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो मधुमक्खी और मक्खी एक है, मेथोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना, 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है। तो दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 से 8 6.8 6.0 से 6.8 के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अम्लीय होता है 7 से कम, क्षारीय होता है 7 से अधिक और उदासीन होता है 7। अगला प्रश्न है आपका किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, अभी जस्ट बोले हैं 7 होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। परमाणु संख्या का आवर्त फलन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 होती है। सल्फर परमाणु की 72 कक्ष यानी कि बाहर वाले कक्षों में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपधातु है। निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो जीई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीई उपधातु है। प्रश्न है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3n²। अगला प्रश्न है क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7 होती है, 7। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण क्या होती है। प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे किसी आवर्त सारणी में तो तत्व का गुण धर्म जो होगा वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही है। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा रोल 72 सेल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एम सेल। अगला प्रश्न है 1 pm यानी
पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 16। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो 18 वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 18। अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हीलियम। अक्रिय तत्व कौन सा है, हीलियम। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। ये 40 ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, और आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो कल फिर मिलते हैं।